हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका बायोलॉजी के सेशंस। और हमारा टॉपिक चल रहा है जंतु कार्य की, एनिमल फिजियोलॉजी। और इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर चुके हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मनुष्य के हृदय में एवी नोड होती है। ऑप्शन है पेसमेकर, पेस सेटर, पुरकिंजे तंतु, हीस का बंडल। एवी नोड होती है। सो एवी नोड को और क्या कहा जाता है, यहां पर पूछा गया है। मनुष्य के हृदय में एवी नोड होती है। सो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पेस सेटर। ठीक है, एवी नोड होती है पेस सेटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, पेस मेकर ऐसे नोड को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन का परिवहन होता है रुधिर प्लाज्मा से, लाल रुधिर कोशिकाओं से, श्वेत रुधिर कोशिकाओं से, या थ्रोम्बोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर कीजिए। लाल रुधिर कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सभी को पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति आधान में मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से रुधिर ले सकता है? ऑप्शन है केवल ओ एवं ए बी, ओ ए एवं बी, केवल ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो वो किन रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको ब्लड दे जरूर सकता है, लेकिन केवल ओ से ही ले सकता है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवल वो ओ से ले सकता है, केवल ओ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी को इसका आंसर पता ही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी शिशु की थाइमस ग्रंथि हटा दी जाए तो निम्न में से किसका निर्माण नहीं होगा? थाइमस ग्रंथि को हटा देंगे तो इनमें से किसका निर्माण नहीं होगा? ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। सो मेनली यहां पर यह पूछा गया है कि थाइमस ग्रंथि में किसका निर्माण होता है, यह भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सो एक ही क्वेश्चन में आपको दो तीन क्वेश्चन और मिल जाते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और बाकी जितने भी ऑप्शंस है उन सभी का निर्माण कहां पर होता है, कहां पर सिंथेसिस होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। देखिए, यदि किसी शिशु की बॉडी में से थाइमस ग्रंथि हटा दी जाए तो उसके बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, टी फॉर थाइमस। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एक हिंट दे दिया गया, टी फॉर थाइमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रकुंचन के समय। ऑप्शन है आलिंद व निलय साथ सिकुड़ते हैं, आलिंद व निलय सिकुड़ते हैं पर साथ नहीं, केवल आलिंद सिकुड़ता है, केवल निलय सिकुड़ता है। प्रकुंचन के समय क्या होता है? देखिए यहां पर आलिंद व निलय सिकुड़ते हैं पर साथ नहीं। ठीक है,
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आयरन वगैरह दोनों सिक उड़ते हैं लेकिन साथ पर नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली क्लास अटेंड करने के लिए। हमने अभी तक आप सभी को बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर करा दिए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके अवेलेबल हैं क्लासेस। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर की श्यानता किसके नियमन के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस है अम्ल क्षार संतुलन, अनुशिथिलन रुधिर दाब, प्राकुंचन रुधिर दाब, परासरणीय दाब। 41 नंबर क्वेश्चन, रुधिर की श्यानता किसके लिए महत्वपूर्ण है? अनुशिथिलन रुधिर दाब, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसके लिए आवश्यक है रुधिर की श्यानता। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 42, रुधिराल्पता है एक, रुधिराल्पता क्या है? देखिए ऑप्शन, संक्रामक रोग, अल्पता रोग, आनुवांशिक रोग या रोग नहीं है। रुधिराल्पता मतलब रुधिर की अल्पता, कमी। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, अल्पता रोग भी नहीं है, आनुवांशिक रोग भी नहीं है। सो बचा केवल एक ही ऑप्शन की रोग नहीं, ये कोई रोग नहीं है रुधिर की कमी, ठीक है। सो ऑप्शन डी कोई रोग नहीं है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, मानव में रुधिर समूह की खोज की, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है मेंडल ने, फ्रांसिस नेल्टन ने, एस मिलर ने, लैंडस्टीनर ने। मानव में रुधिर समूह की खोज किसने की? 43 नंबर क्वेश्चन। लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर ने ही मानव में रुधिर समूह की खोज की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा निम्न में से कौन सा एक सही मार्ग है जिससे होकर हृदय में स्पंदन पैदा करने वाला आवेश चलता है? आवेश मीन्स इंपल्स। ऑप्शन से देखिए, ऐसे नोड, पुरकिंजे तंतु, हिस्का बंडल, एवी नोड, देन हृदय पेशी। एवी नोड, ऐसे नोड, पुरकिंजे तंतु, हिस्का बंडल, देन हृदय पेशियां। ऐसे नोड, हिस्का बंडल, ऐसे नोड, पुरकिंजे तंतु, देन हृदय पेशी। या एवी नोड, हिस्का बंडल, पुरकिंजे तंतु, देन हृदय पेशी। सो कौन सा जो आपका मार्ग है, डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है जिससे होकर हृदय में स्पंदन पैदा करने वाला आवेश चलता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा। चलिए, सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए किस धातु की आवश्यकता नहीं है? ये नहीं को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है फेरस, कॉपर, HgCO। किसकी आवश्यकता नहीं होती हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए? 45 नंबर क्वेश्चन। Hg। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसकी आवश्यकता नहीं होती। चलिए, बाकी सबकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, इसका नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, सर्वदाता का रुधिर वर्ग होता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, उसका रुधिर वर्ग क्या होता है? ऑप्शन है ए बी, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव।
यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव, मतलब ओ ग्रुप वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं, इसलिए ओ ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बट ये सबसे ब्लड ले नहीं सकते, केवल ओ ग्रुप से ही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा रुधिर समूह ए तथा बी से रुधिर ग्रहण कर सकता है? ऑप्शन है ए बी, ए, सी या इनमें से कोई नहीं। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ए और बी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ग्रहण कर सकता है? ए बी। ए बी, ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुपों से ब्लड ले सकता है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ब्लड के, सभी से ब्लड ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जंतु कारिकी के 48 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य वयस्क के हृदय में रुधिर का अंतिम अनुशिथिलन आयतन है 50 मिली, 70 मिली, 90 मिली, 110 मिली। एक सामान्य वयस्क के हृदय में रुधिर का अंतिम अनुशिथिलन आयतन कितना होगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आज आप सॉल्व कर रहे हैं। बेहद बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, इसलिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बिल्कुल सीरियस होकर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 110 मिली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 110 मिली होता है इसका अनुशिथिलन आयतन। अगला क्वेश्चन नंबर 49। ईसीजी में निम्न में से कौन सी तरंग धनात्मक नहीं होती? ठीक है, धनात्मक नहीं होती बोला गया है। ऑप्शन है पी, क्यू, आर, टी। सो इसके लिए आपको ईसीजी को अच्छे से पढ़ना होगा। ईसीजी क्या है, ईसीजी में किस प्रकार से आपके ग्राफ बनते हैं, ग्राफ को यहाँ पर पी, क्यू, आर, टी नामांकित किया जाता है इम्पल्स को। सो कौन सी तरंग यहाँ पर धनात्मक होती है, कौन सी नहीं होती है, आपको उसी पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो फिलहाल आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। जो क्यू तरंग है वो धनात्मक नहीं होती है, क्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्यू आपका तरंग धनात्मक नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। रुधिर दाब क्या है? ऑप्शन है हृदय की पेशियों पर रुधिर का दाब, धमनी तथा शिरा की दीवारों पर रुधिर द्वारा डाला गया दाब, केवल शिराओं की दीवारों पर रुधिर द्वारा डाला गया दाब, केवल धमनी की दीवारों पर रुधिर द्वारा डाला गया दाब। क्या है रुधिर दाब? यानी ब्लड प्रेशर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, नीट, एस्टेट जैसे एग्जाम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल बायोलॉजी के सेशंस आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली। सो रुधिर दाब धमनी तथा शिरा की दीवारों पर रुधिर द्वारा डाला गया दाब है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। हैगमैन कारक किसका पर्याय है? हैगमैन कारक। ऑप्शन है कारक, ऑप्शन आप देख लेंगे, रोमन नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं। वी मतलब फिफ्थ, वी डबल आई मतलब सेवेंथ, आई एक्स मीन्स नाइन्थ एंड एक्स डबल आई मतलब 12th।
कौन सा कारक है, मतलब किसका पर्याय है हैगमैन कारक? आंसर हो जाएगा कारक 12th। कारक 12th का पर्याय है हैगमैन कारक, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 52 नंबर क्वेश्चन, एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी किस रुधिर वर्ग में पाई जाती है? एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ऑप्शन है बी, ए बी, ओ। बिल्कुल, जो ब्लड ग्रुप है उसी का एंटीजन होगा। सो एंटीजन ए है मतलब आपका ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा, और अगर ए एंटीजन है तो बिल्कुल बी एंटीबॉडी होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा ए रुधिर वर्ग में पाया जाएगा, ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, ठीक है। वैसे ही अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, हीमोफीलिया है। ऑप्शंस देखिए, हीमोसील रहित एक प्रकार का मच्छर, राजसी रोग, दोषयुक्त रुधिर स्कंदन, बी तथा सी दोनों। क्या है हीमोफीलिया? सो ये कोई मच्छर नहीं है। राजसी रोग, हाँ एक राजसी रोग तो है, मतलब एक रॉयल डिजीज है, इसको बोला जाता है रॉयल डिजीज, क्योंकि एक रॉयल फैमिली से ही ये दिखा गया था स्टार्टिंग में। तो रॉयल डिजीज राजसी रोग तो है, और दोषयुक्त रुधिर स्कंदन भी है, मतलब इसमें जो रुधिर का स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। सो बिल्कुल बी और सी यहाँ पर आपके दोनों सही हैं ऑप्शंस, और हमारे पास दिया भी हुआ है बी तथा सी दोनों, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। याद रखेंगे हीमोफीलिया राजसी रोग है यानी रॉयल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 54, लसिका लिम्फ क्या कार्य करता है? लिम्फ का कार्य क्या है? ऑप्शन है CO2 को मस्तिष्क में ले जाना, CO2 को फेफड़ों में ले जाना, अंतराली तरल को वापस रुधिर में ले आना, लाल रुधिर कोशिकाओं तथा श्वेत रुधिर कोशिकाओं को वापस लसिका ग्रंथियों में लाना। लिम्फ का कार्य क्या है? लिम्फ का कार्य है अंतराली तरल को वापस रुधिर में लाना। ब्लड का प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तब ब्लड वेसल से ब्लड की जो रुधिर की जो वाहिकाएं हैं वहां से कुछ तरल रिसकर बाहर आ जाता है, ठीक है, जो लिम्फ कहा जाता है, और ये लिम्फ वापस से रुधिर में डालना लिम्फ लसिका का कार्य है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, रुधिर में लाल रुधिराणुओं की संख्या होती है 54 लाख प्रति घन मीटर, सॉरी मिलीमीटर, 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या 30 लाख प्रति घन मिलीमीटर। रुधिर में लाल रुधिराणुओं की संख्या ये होती है 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है हाथी में, जिराफ में, मगर में या शेर में? सबसे बड़ा हृदय किस में पाया जाएगा? इसका आंसर नोट कर लेंगे, हाथी में सबसे बड़ा हार्ट हृदय पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जनरल नॉलेज भी है ये। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उत्पन्न होती है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, या एक्टोमेसोडर्म से? कौन से लेयर से बनती है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? जो आपके मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उत्पन्न होती है एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एक्टोडर्म से। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में क्रियास्थल और उसके आगे दिए गए क्रियाधार उस क्रियाधार पर क्रिया करने वाले एंजाइम तथा अन्य
अंत्य उत्पाद को सही मिलाया गया है। ओके, देखिए ऑप्शंस, ग्रहणी ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में ये मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स बनाता है। छोटी आंत स्टार्च जो अल्फा अमाइलेज के प्रेजेंट में डाइसैकेराइड्स बनाता है। छोटी आंत प्रोटीन्स पेप्सिन के प्रेजेंट में अमीनो अम्ल बनाता है। जठर वसाए लाइपेज के प्रेजेंस में मिसल्स बनाते हैं। सो कौन सा रिएक्शन यहां पर बिल्कुल करेक्टली दिया हुआ है, सही दिया गया है। सो यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके मैच दी फॉलोइंग, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए छोटी आंत स्टार्च अल्फा अमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही रिएक्शन दिया हुआ है। सो ऑप्शन यहां पर आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, रेटिना में होती है, क्या होती है रेटिना में? वर्तुल पेशियां, अरीय पेशियां, कोलेजन तंतु, शलाकाय एवं शंकु। अभी रेटिना क्या होता है? रेटिना आपकी आंखों में प्रेजेंट होता है, रेटिना। और सभी को इसका आंसर पता ही होगा कि रेटिना में क्या होता है। बिल्कुल शलाकाय एवं शंकु कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अंतःकरण में कोटि के अंग जो रोम कोशिका में वहन करते हैं निम्न में स्थित होते हैं। स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुली, सैक्युलस। अंतःकरण में कोटि के अंग जो रोम कोशिका में वहन करते हैं किस में स्थित होते हैं? स्केला मीडिया में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, एटीपी के एक अणु के जारण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 14 किलो कैलोरी, 19 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी। एटीपी के एक अणु के जारण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 8 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वृक्क में रुधिर जाता है, कितना परसेंट जाता है वृक्क में रुधिर? ऑप्शन है 25%, 20%, 90%, 50%। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप जरूर नोट कर लेंगे। नोट नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे। रुधिर जो है वृक्क में जाता है 25%। 25%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 63 नंबर क्वेश्चन, बेलनी की नलिका यानी डक्ट ऑफ बेलनी खुलती है, कहां खुलती है डक्ट ऑफ बेलनी? वृक्क पैपिला में, डीसीटी में, पीसीटी में या हेलने लूप में? चलिए आंसर करेंगे। बेलनी की नालिका डक्ट ऑफ बेलनी आपकी खुलती है कहां? वृक्क पैपिला में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वृक्क पैपिला में। टिक। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, आपका मैच करना है, आपको यहाँ पर मैचिंग दी हुई है। सो कौन सी मैचिंग यहाँ पर करेक्ट है आपको बताना है। पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में 6 प्राणियों को उनके अपने अपने प्रकार के निकाले जाने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट के अनुसार सही क्रम में रखा गया है? ओके, अमोनिया उत्सर्जी में रखा गया है कबूतर एवं मानव, यूरिया में रखा गया है जलीय एम्फीबिया एवं चिपकलिया, कॉकरोच एवं मेंढक। और बी में रखा गया ऑप्शन मेंढक एवं चिपकलिया, जलीय एम्फीबिया एवं मानव, कॉकरोच एवं कबूतर। ऑप्शन सी है जलीय एम्फीबिया, मेंढक एवं मानव, कबूतर, चिपकलिया एवं कॉकरोच। एंड ऑप्शन डी है जलीय एम्फीबिया, कॉकरोच एवं मानव, मेंढक, कबूतर एवं चिपकलिया।
कौन से ऑप्शन में बिल्कुल उनके जानवरों को उनके उत्सर्जी पदार्थों के सही कॉलम में डाला हुआ है? अमोनिया उत्सर्जी जलीय एम्फीबिया बिल्कुल सही बात है। यूरिया उत्सर्जी मेंढक एवं मानव बिल्कुल सही बात है। और च्यूरिक अम्ल का कबूतर, छिपकली या कॉकरोच, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मैच है जी आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, टाइलिन होता है अधिक अम्लीय, कम उदासीन, अधिक क्षारीय। टाइलिन किस नेचर का होता है? टाइलिन कम अम्लीय, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कम अम्लीय होता है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल थायमिन तथा राइबोफ्लेविन विटामिन है, फ्रक्टोज ग्लूकोज तथा माल्टोज डाइसैक्राइड है, टाइलिन रेनिन तथा गैस्ट्रिन पाचक अम्ल है, रेनिन थायमिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? और क्वेश्चंस आपके यहीं पर समाप्त होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, और इसके आगे के कुछ बचे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो ऑप्शन फर्स्ट एस्कॉर्बिक अम्ल थायमिन तथा राइबोफ्लेविन विटामिन है, यह आपका बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।